आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास में राष्ट्रीय आय की विचारधारा की चर्चा करेंगे, जो बहुत अधिक पुरानी है। एडम स्मिथ ने 9 मार्च 1776 में राष्ट्रों के धन अर्थात वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक में राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे। किंतु उन्होंने राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश अर्थात नेशनल इनकम और नेशनल डिविडेंड के संदर्भ में कोई स्पष्ट परिभाषा या अवधारणा प्रस्तुत नहीं की थी। राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाओं का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी शुरू में हुआ था। संक्षेप में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय से आशय किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से है। अब हम यहाँ राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, अतः डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे हम मुख्य 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिसे पहला है नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं अर्थात डिफिनेशन बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल, पिगू एवं फिशर की परिभाषाएं सम्मिलित की जाती हैं और दूसरी परिभाषाएं हैं आधुनिक परिभाषाएं अर्थात मॉडर्न डिफिनेशन। इसमें प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन, बाउले एवं रॉबर्टसन व पॉल स्टूडेंट्स की परिभाषाएं आती हैं। अब हम इन परिभाषाओं को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहली परिभाषाएं थी नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं अर्थात डिफिनेशन बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, फिशर आदि ने राष्ट्रीय आय की अलग अलग परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। जैसे हम यहाँ प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की चर्चा करते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश के वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या आगम है या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। मार्शल की परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा यहाँ अत्यावश्यक है। जैसे मार्शल की परिभाषा की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं जो हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना साधारण वार्षिक आधार पर की जाती है। निष्ठ है कुल उत्पादन में मशीनों की टूट फूट एवं घिसावट घटा देनी चाहिए। निष्ठ है इसे विदेशी विनियोग से प्राप्त विशुद्ध आय जोड़ देनी चाहिए। निष्ठ है इसमें उन सेवाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए या मित्रों के लिए निःशुल्क कार्य करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति तथा सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त लाभों को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। संक्षेप में कह सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर वस्तुओं तथा सेवाओं का वार्षिक उत्पादन धन विदेशी विनियोग से प्राप्त शुद्ध आय में से घटा देंगे कच्ची सामग्री की लागत और डिप्रेशन कास्ट यानी कि ह्रास को घटाते हैं। अब यहाँ मार्शल की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी अर्थशास्त्रियों ने की हैं, तो उन आलोचनाओं में भी प्रकाश डालते हैं। यद्यपि मार्शल की परिभाषा सरल तथा व्यापक है, फिर भी इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जो हम यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि सही अनुमान की कठिनाई अर्थात किसी वर्ष में उत्पादित उपभोग वस्तुएं एवं सेवाओं तथा उनकी असंख्य किस्मों की मात्रा का ठीक ठीक अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुएं जिनका बाजार में विनिमय नहीं होता उनका क्या होगा। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनका विनिमय बाजार में नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि कृषि फसल का एक भाग उत्पादक अपने परिवार के प्रयोग के लिए रख लेता है। ऐसी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः राष्ट्रीय आय की सही गणना करना संभव नहीं है। निष्ठ आलोचना की गई है कि दोहरी गणना का भय
अर्थात मार्शल की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने पर दोहरी गणना अर्थात डबल काउंटिंग की संभावना रहती है। जैसे एग्जाम्पल्स में है कि कृषि उत्पादन में कपास के मूल्य को भी शामिल किया जा सकता है तथा औद्योगिक उत्पादन में उसी कपास से बने कपड़े के उत्पादन मूल्य को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह प्रोफेसर मार्शल की जो राष्ट्रीय आय संबंधी परिभाषा दी उसकी आलोचनाएं आपने देखा। अब हम प्रोफेसर पीगू की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। जो पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं व सेवाओं को समावेश किया है जिनको मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सके। इस प्रकार पीगू की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से भिन्न है। पीगू जी के अनुसार किसी समुदाय की राष्ट्रीय आय वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है जिसको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक आय धन विदेशों से विनियोग से आय इसमें जोड़ते हैं। तो प्रोफेसर पीगू की परिभाषाएं की विशेषता हैं जिसकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जो दो बातों पर विशेष उन्होंने महत्व दिया है। पहली है कि विदेशों में किए गए विनियोग से प्राप्त आय अर्थात देश के उत्पादन के अतिरिक्त देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए विनियोग से प्राप्त आय का समावेश भी राष्ट्रीय आय में किया जाना चाहिए। दूसरा है मुद्रा का मापदंड अर्थात केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं का समावेश राष्ट्रीय आय में किया जाना चाहिए जिन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सके। इस तरह से हम पीगू की परिभाषाओं विशेषताओं पर चर्चा की। अब पीगू की ही परिभाषाओं की जो आलोचनाएं अर्थशास्त्रियों ने की है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जिसे कहा जाता है कि प्रोफेसर पीगू की परिभाषा सरल एवं कार्य योग होते भी त्रुट रहित नहीं कही जा सकती। अतः इनकी परिभाषाओं के दोष कुछ हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। जिसे पहला पॉइंट है संकीर्ण तथा विरोधाभास मुक्त परिभाषाएं अर्थात प्रोफेसर पीगू के विचार बहुत ही संकीर्ण तथा विरोधाभास से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी को उसकी सेवाओं के लिए 100 रुपये प्रतिमाह चुकाता है तो उस नौकरानी की सेवाएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाएंगी क्योंकि उसकी सेवाओं की कीमत मुद्रा के रूप में व्यय की गई है। अब यदि व्यक्ति अपनी नौकरानी से विवाह कर लेता है तो उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाएंगी क्योंकि अब उस नौकरानी को अपनी सेवाओं के बदले मुद्रा के रूप में कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। इससे स्पष्ट है कि नौकरानी की सेवाएं तो वही हैं लेकिन कभी तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती हैं और कभी नहीं। इसी तरह से अगली जो आलोचना की गई है वो है केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही लागू होती हैं अर्थात ये परिभाषा केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही लागू हो सकती हैं और जिन देशों में अधिकांश वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय नहीं किया जाता वरन प्रत्यक्ष रूप से उनको किया जाता है वहाँ ये परिभाषा का कोई महत्व नहीं है। इस तरह से अब अगली परिभाषाओं की चर्चा करते हैं जो न्यू क्लासिकल परिभाषा हैं। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा प्रोफेसर फिशर की परिभाषा मार्शल तथा पीगू की परिभाषाओं से बिल्कुल भिन्न है। जबकि मार्शल और पीगू ने राष्ट्रीय आय में वे वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित की हैं जिनका प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाता है तथा फिशर ने राष्ट्रीय आय में केवल वही वस्तुएं व सेवाएं सम्मिलित की हैं जिनका प्रतिवर्ष उपयोग किया जाता है। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश या आय में केवल वही वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता को प्राप्त होती हैं, चाहे वे वस्तुएं भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हों। फिशर ने उपभोग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो कि मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है वह इस वर्ष की आय नहीं है बल्कि वह तो पूंजी में वृद्धि है। केवल वही सेवाएं जो कि इन वस्तुओं के प्रयोग से मुझे मिलेगी वही वार्षिक आय कहलाएगी। परिभाषा का स्पष्टीकरण हम एग्जाम्पल से दे सकते हैं जिसे करेंगे प्रोफेसर फिशर द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। मान लीजिए कि सन 1996 में 10,000 रुपये की कीमत की एक मोटर तैयार की जाती है।
अब मार्शल तथा पीगू के अनुसार संपूर्ण 10,000 रुपये को 1996 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन प्रोफेसर फिशर समूचे 10,000 रुपये को सन 1996 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। उनके अनुसार सन 1996 की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष में किए गए मोटर के उपयोग के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि मोटर का जीवन काल 10 वर्ष है, अतः सन 1996 में किए गए मोटर के उपयोग के मूल्य का 10वां भाग अर्थात 1,000 रुपया होगा। अतः सन 1996 की राष्ट्रीय आय में फिशर के अनुसार केवल 1,000 रुपये ही जोड़ने चाहिए, न कि 10,000 रुपये। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर फिशर की परिभाषाओं की विशेषताओं पर। फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रस्तुत की है, जबकि मार्शल तथा पीगू ने उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बनाया है। फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः मात्र उत्पादन से ही कल्याण वृद्धि नहीं होती। फिशर की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है, फिर भी इसकी आलोचनाएं हुई हैं, तो आलोचनाओं पर हम चर्चा करते हैं। मार्शल की अपेक्षा फिशर की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होती है, क्योंकि फिशर के अनुसार किसी वर्ष में वस्तुओं के उपभोग मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसमें भी बहुत सी त्रुटियां हैं। इसी पहली त्रुटि बताई गई है कि उपभोग का विस्तृत क्षेत्र, अतः किसी निश्चित अवधि में एक समाज के कुल उपभोग की मात्रा को ज्ञात करना अधिक कठिन है, क्योंकि शुद्ध उत्पादन की अपेक्षा शुद्ध उपभोग का क्षेत्र अधिक है। किसी एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं समाज के हजारों व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाती हैं। नेक्स्ट है टिकाऊ उपभोग वस्तुओं से संबंधित। तो टिकाऊ वस्तुएं अर्थात कहा जाता है कम से कम 1 वर्ष से अधिक चलने वाली वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। तो इनके जीवन काल का ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि किसी वस्तु का जीवन उसके प्रयोग करने के तरीके एवं बरती गई सावधानी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आलोचना है वस्तुओं का हस्तांतरण, अर्थात वस्तु का हस्तांतरण हो सकता है और टिकाऊ वस्तु अपने प्रारंभिक स्वामी से, जिसने कि उसे पहले खरीदा था, दूसरे तथा तीसरे के हाथ जा सकती है। इससे भी उस वस्तु के निर्माण की तारीख का पता लगाना कठिन हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है। हम देखा यहाँ मार्शल की परिभाषा, पीगू की परिभाषा और फिशर की परिभाषा दी, इनमें से कौन सी परिभाषा बेहतर है। तो ये तो तीनों ही परिभाषाओं के अपने अपने गुण और दोष रहे, फिर भी यदि हम इसमें से किसी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ बताना हो तो इसका उत्तर उस उद्देश्य की पृष्ठभूमि में दिया जा सकता है कि किस उद्देश्य से राष्ट्रीय लाभांश का प्रयोग किया जाए। यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमारा उद्देश्य कुछ वर्षों के आर्थिक गणना की मापन हो अथवा लोगों के जीवन स्तर के विषय में जानकारी प्राप्त करना हो, तो इस कार्य के लिए निसंदेह तीनों में से फिशर की परिभाषा श्रेष्ठ है, क्योंकि फिशर के राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं का समावेश होता है जो कि किसी वर्ष विशेष में उस देश के निवासी उपभोग करते हैं। परिभाषा फिशर की इस दशा में अधिक उपयोगी प्रमाणित होती है, जबकि हमें ज्ञात करना हो कि एक देश के युद्ध के लिए कुछ वर्षों तक कितनी सामग्री मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि कितनी सामग्री बचाई जा सकती है और कितने का उपभोग होता है। परंतु जब हमारा उद्देश्य शांति काल की स्थिति में ये ज्ञात करना हो कि कौन से कारण आर्थिक कल्याण को प्रभावित कर रहे हैं, तो पीगू तथा मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त होंगी, फिशर की नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी दशा में आर्थिक कारण तथा आर्थिक कल्याण एक दूसरे से कुल उपभोग द्वारा संबंधित होते हैं, न कि तत्कालीन उपभोग द्वारा। उदाहरण के स्वरूप में कह सकते हैं कि पूंजी के वृद्धि से भविष्य में अधिक उपभोग बढ़ने की संभावना रहती है। अब हम अगले वीडियो में आधुनिक परिभाषाओं की चर्चा करेंगे।